तो वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आई एम संदीप यादव और आज आपके सामने कुछ एरर्स हैं जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, दिखने में भी अच्छे हैं, अब करने में पता चलेगा कैसे हैं। तो देखते हैं, वीडियो पे ध्यान बनाए रखते हैं अपना, इन एरर्स को देखते हैं, थोड़ा तोड़ मरोड़ करते हैं अपनी तरफ से, इनमें कुछ मिलता है तो हमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए, पहले सेंटेंस आपको क्लियर दिख रहा होगा, आई होप। The Indian farmers have been reeling under the weight of illiteracy since time immemorial। अच्छा, सबसे पहले तो ना एक काम करो, इसमें जो रीलिंग लिखा हुआ है ना, REALING, REE कर लीजिए इसे, रीलिंग, यहाँ से मीनिंग आएगा फिर इसका, रीलिंग, लपेटना, घुमाना, घूमते रहना, ये कुछ इस तरीके का वर्ड है। तो ये तो आप समझ में आ गया कि इंडियन के जो फार्मर्स हैं वो हमेशा से एक दबाव में रहे हैं, इलिटरेसी को लेकर पढ़ रहे हैं हमेशा से। और वो कब से वो काम चल रहा है, वो सिंस टाइम इमेमोरियल। टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है ऐसा टाइम जो बियॉन्ड ऑफ आवर मेमोरी हो, कोई टाइम का ऐसा पॉइंट जो बहुत समय पहले हो, अनंत काल जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, मेरा मानना तो ये है इस सेंटेंस को लेकर कि टाइम इमेमोरियल लिखा हुआ एक पॉइंट है टाइम का कोई ना कोई। ठीक है, तो यहाँ तक ये सही है, जहाँ तक मेरा मानना है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब आप लोग देखिए इसमें है क्या, क्योंकि हैव बीन हमने लिखा हुआ है इंडियन फार्मर्स के अकॉर्डिंग, जो कि बिल्कुल सही है, आईएनजी फॉर्म में है, तो काम अब भी चल रहा है पास्ट के किसी पॉइंट से, और अब प्रेजेंट तक यदि काम चलेगा तो सिंस इसी पॉइंट को हमें बताता है। लेकिन अब इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने यहाँ पे जो सिंस लिखा हुआ है ना, सिंस को हटा के फ्रॉम लिख दिया। इनका मानना ये है कि टाइम का कोई ओरिजिन रहा होगा, कोई शुरुआती पॉइंट रहा होगा टाइम का। ठीक है, फ्रॉम, तो इन्होंने यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ किया गया है। तो जहाँ तक मेरा मानना है फ्रॉम लिखोगे तो भी सही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वरना सेंटेंस तो ये यहाँ भी सही है। ठीक है ना, तो मैंने तो आपको दोनों आंसर बता दिए हैं। फ्रॉम इसमें आंसर लिखा हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग तो सिंस भी करेक्ट है। तो हमारा काम है सेंटेंस को जितना नज़दीकी से देख पाएँ उतना ज़्यादा नज़दीकी से देख लें। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक फ्रेंड्स विद हर, सी कॉन्स्टेंटली इन द ऑफेंसिव। याद रखना, ऑफेंसिव क्या होता है, नाउन भी होता है, ऑफेंसिव एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है। ठीक है ना, एग्रेशन के लिए लिखा जाता है। अच्छा, इन द ऑफेंसिव मत लिखा करो, ऑन द ऑफेंसिव लिखा करो, है ना। इसका मतलब बोलते हैं टू बी रेडी टू एग्रेशन, हमेशा एग्रेसिव रहने के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड है ये यहाँ पे, ऑफेंसिव। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, ऑन द ऑफेंसिव। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक फ्रेंड्स विद हर, यानी उसके साथ दोस्ती करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमेशा क्या एग्रेसिव ही रहती है। कॉन्स्टेंटली का मतलब स्थिरता बनी रहती है ऐसी। आई नीडेड दैट मनी सो डेस्परेटली। ठीक है, इट वॉज लाइक मैना फ्रॉम हेवन व्हेन इट अराइव। मैना फ्रॉम हेवन का मतलब होता है बोनेंजा, बोनेंजा का मतलब होता है उपहार कोई। बोनेंजा होता है इसका मतलब, मैना फ्रॉम हेवन का। चलिए, डेस्परेटली का मतलब होता है कि जब ज़्यादा नीड हो इसकी, किसी भी चीज़ की। डेस्परेटली का मतलब इन नीड। ठीक है ना। अगर इसका मतलब हम निकालें तो क्या निकल सकते हैं यहाँ से, एग्जैक्टली वगैरह हो सकता है इसका मीनिंग, डेस्परेटली का मतलब। ठीक है, यानी कि नीड में, बहुत ज़्यादा नीड में, सो डेस्परेटली, कितना कि जब वो मुझे मिला तो मेरे लिए वो एक पार के रूप में था, उस मनी की मुझे इतनी ज़रूरत थी। अजय सो डेस्परेटली लिख लिया, लेकिन आप एक बात बताएं, रिजल्ट के लिए तो दैट कंजक्शन का यूज़ किया जाता है, तो इट से पहले दैट का यूज़ करें। ये रिजल्ट है। अगर मैं कहने लगूँ ही इज़ सो लेज़ी, तो उसका रिजल्ट देना पड़ेगा, रिजल्ट बताओगे दैट से, दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। ये रिजल्ट है इसका लेज़ी का, दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड, इतना वो लेज़ी है। ठीक है, तो इट से पहले क्या लिख लीजिए यहाँ पे आप, दैट का यूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, आई कांट सी मच लाइकलीहुड बिटवीन हिम एंड हिज फादर। लाइकलीहुड होता है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यूज़ नहीं करनी है आपको, सिमिलैरिटी लिखना है। सिमिलैरिटी के लिए कोई वर्ड चाहिए, सिमिलैरिटी के लिए लाइकनेस लिखा जाता है,
लाइकनेस, तो यहाँ पे लाइकनेस लिखिए, यहाँ पे लिखिएगा लाइकनेस, लाइकलीहुड को हटा के। द वर्ल्ड टुडे इज टोटली डिफरेंट देन वी हैव सीन इन द लास्ट सेंचुरी। कंपैरिजन कर रहे हैं तो देन लगाएं, डिफरेंट लिख रहे हैं तो फ्रॉम लिखें, डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम। अब एक बात और है, जब फ्रॉम लिख दोगे देन को हटा के तो फ्रॉम तो लिख ही दिया ना, डिफरेंट फ्रॉम वी हैव सीन। अच्छा, सीन का ऑब्जेक्ट तो हमें चाहिए ना, तो ऑब्जेक्ट बना के तो व्हाट को लिखोगे, है ना, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम आ जाएगा देन की जगह पे, प्रीपोजिशन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, व्हाट लिखोगे सीन का ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है, जो कुछ भी हमने देखा लास्ट सेंचुरी में। ऑफ ऑल द टीचर्स आई हैव एवर मेट, डॉक्टर सुब्रमण्यम इज द मोस्ट रिमार्केबल टीचर। ऑफ ऑल द टीचर सिलेक्शन हो रहा है, सुब्रमण्यम को निकाल के ऑफ प्रीपोजिशन लिखी गई है, सिलेक्शन के लिए लिखी जाती है। टोटल पार्ट है ऑल द टीचर्स, जब ये उनमें सबसे बेस्ट है तो होना चाहिए सुपरलेटिव डिग्री। सेंटेंस एकदम करेक्ट। सिक्स्थ का डी, नो एरर। नेक्स्ट लिए, द मोरल ऑफ द एंटायर नॉवल इज हाउ मनी डजेंट मेक यू हैप्पी, ठीक है ना। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, मोरल क्या है कि जो मनी है आपको कैसे खुशी नहीं देता है, ठीक है ना। जब आपने यहाँ पे लिख दिया इसके बाद में और आपने एक क्लोज लिखी है हाउ मनी, तो एक काम कीजिएगा, यहाँ पे दैट का यूज़ कर लीजिएगा इससे पहले। द मोरल ऑफ द एंटायर नोवेल इज दैट हाउ मनी डज नॉट मेक यू हैप्पी। बात समझ में आ गई है, ठीक है। जब आप इज लिख रहे हैं और आपको कॉम्प्लीमेंट बना के आप किसी क्लोज को लिख रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना उसे दैट से ही बना के लिखें। बात समझ में आ गई। दैट को लिखें क्योंकि दैट सर्टेनिटी को शो करने वाला कंजक्शन है, तो हमेशा किस में कॉम्प्लीमेंट जो लिखेंगे वो दैट के साथ ही लिखें। दैट स्टोर हैड नॉट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। ये जो बी पार्ट लिखा हुआ ना, यही सारा नेटवर्क बिगड़ा पड़ा है इसका, ठीक है ना। हार्डली जो है वो भी नेगेटिव, नोट वहाँ पे लिखे हुए, तो दो नेगेटिव एक साथ नहीं आएंगे। या तो सीधा लिखिए दैट स्टोर हार्डली हैड एनी ऑफ दोज गुड, या फिर हार्डली को यहाँ से हटा के सीधा पास्ट इंडेफिनिट लिख लीजिए, या फिर सीधा लिख लीजिए द स्टोर डिड नॉट हैव, ये ऐसे लिख लीजिए। दोनों तरीके से हो जाएगा। नोट हटाओगे तो हार्डली पहले प्लेस कर लीजिए हेड से, सेकंड फॉर्म में जो वो लिखा हुआ है, ठीक है, तो सही हो जाएगा। मील्स विल बी सर्व आउटसाइड ऑन द टेरिस वेदर अलाउइंग। अच्छा, ये एक ना फ्रेज होती है, वेदर अलाउइंग नहीं होता, अलाउ नहीं होता, वेदर परमिटिंग होता है। वेदर परमिटिंग का मतलब जब वेदर कोई भी दिक्कत ना करे हमें, ठीक है ना। वी विल गो टू मूवी टुमारो वेदर परमिटिंग, यानी कि मौसम ठीक ठाक रहा, बढ़िया रहा तो हम बिल्कुल जाएंगे, तो वेदर परमिटिंग लिखा करो, वेदर अलोइंग मत लिखा करो, ठीक है। फ्रेज होती है ये वेदर परमिटिंग। नेक्स्ट देखिए, एवरी वन ऑफ द फिल्म यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। अच्छा, जो प्रेडिकेट लिखा हुआ है ना वर्थ सीइंग, ये किसके लिए लिखा गया है, फिल्म्स में सिलेक्शन के लिए, एवरी वन के लिए, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यानी कि हर एक, प्रत्येक फिल्म। तो ये तो सिंगुलर होता है एवरी वन, तो आर को यहाँ से हटा लीजिए, इस लिख लीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा सेंटेंस, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड इज नॉट वर्थ सीइंग। नेक्स्ट देखिए, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज और आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। तो मुझे तो लगता नहीं सेंटेंस में कोई दिक्कत है। सेक्रेटरी अलग है, प्रिंसिपल अलग है कॉलेज के, और अटेंडिंग, ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलिंग मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। ये सेंटेंस सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो नाउन है आपके, दो कॉमन नाउन है, दोनों के साथ आर्टिकल अलग अलग है, इसका मतलब दो ही नाउन है। जब आर्टिकल दो तो नाउन भी दो, तो वर्ब भी प्लूरल, तो आर लिखा हुआ है वहाँ पे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आ जाइए, देखते हैं। ये फोटो हम अपना थोड़ा साइड में कर देते हैं। नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। बड़ा आसान सेंटेंस है। नो सूनर के साथ में वैन का यूज़ नहीं किया जाता, देन का यूज़ किया जाता है, ना हमेशा ध्यान रखना। देन जो कंजक्शन होता है कंपैरिजन का होता है, और वो अपने आप में सूनर जो है कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है, ध्यान रखना, वहाँ पे देन का यूज़ किया करो। नेक्स्ट देखो, द सेक्रेटेरिएट कंप्राइजेज ऑफ मैनी एयर कंडीशन रूम, ठीक है ना।
ये पोजेशन की वर्ब होती है कंप्राइज, ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा करो, प्रीपोजिशन का यूज ना किया करो। द सेक्रेटेरिएट कंप्राइजेज मैनी एयर कंडीशन रूम, ऐसे लिखो। अगर कंप्राइजेज ना लिखा हो, सेक्रेटेरिएट हैज़ होता तो क्या हैज़ ऑफ लिख लेते। द सेक्रेटेरिएट हैज़ मैनी कंडीशन रूम, तो सीधी सी बात तो यही है ना। तो ये कुछ वर्ब्स होती है हमारी, कंटेन हुआ, हैज़ यानी कि हैव हुआ, ऑब्टेन हुआ, ये सारी वर्ब हमारी जो है पजेस को हुआ, ये पजेशन की वर्ब होती हैं। दूसरी बात कंप्राइज है ट्रांजिटिव वर्ब, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं, व्हाट का रिप्लाई, होम का रिप्लाई, तो ऑफ नहीं आएगा, यहाँ से ऑफ रिमूव करो। इट इज़ हाई टाइम इट ही स्टूड ऑन हिज ओन टू लेग्स। ये तो मामला गड़बड़ हो गया ना। ओन लेग्स लिख लीजिए, ओन लेग्स लिख लीजिए, टू लेग्स लिखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। ऑन फिट लिख देते हैं ना कभी कभी, तो ऑन फिट लिख देते हैं कहीं कहीं, यानी कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाना, इसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट हो जाना, ठीक है ना। तो टू तो हम नहीं लिख सकते वहाँ पे, क्लियर है। टू लेग्स तो हम उसे पूरा जोर डाल के दे रहे हैं कि पैरों पे खड़े होने के लिए कह रहे हैं, वो इनडायरेक्टली एक फ्रेज होती है अपने पैरों पे खड़ा होना, वहाँ से टू रिमूव कर लीजिए आप, क्लियर है। ये टू टू यहाँ से रिमूव हो जाएगा, टू को यहाँ से रिमूव कर लीजिए। यू शुड अवॉइड टू ट्रैवल इन द रश, ये शायद पहली वीडियो में पढ़ा होगा। अवॉइड के बाद जब भी कोई वर्ब लिखा करें, जिरंड बना के लिखें, तो ट्रैवलिंग लिखें, ट्रैवलिंग आ जाएगा। यू शुड अवॉइड ट्रैवलिंग इन द रश आवर। देयर इज़ ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। यदि आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे ना, तो ये जो इंटरेस्टिंग लिखा हुआ ना, दैट आर इंटरेस्टिंग, ये सभी नॉवेल्स के लिए नहीं लिखा गया, इसमें एम्फेसाइज कर दिया। अगर देखो यहाँ पे लिखा होता ना, देयर इज़ वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग, तब तक तो बात सही थी, है ना। वन ऑफ हिज नॉवेल्स का मतलब जैसे ओ नॉवल इंटरेस्टिंग है, उनमें से एक ये भी है। लेकिन यदि मैं कहने लगूँ देयर इज़ ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स, बहुत सारे नॉवल होंगे लेकिन उनमें से केवल ये एक ही है जो इंटरेस्टिंग है, तो सीधे से बताऊँ, यदि ओनली लिख के कभी आपको वन के साथ मिल जाए, तो फिर उस वन के अकॉर्डिंग ही अपना वर्ब लिखा करो, वो वर्ब क्या होगी आपकी, सिंगुलर, ठीक है ना। लेकिन यदि कभी ये रिलेटिव प्रोनाउन आपको एंटीसीडेंट इनके रूप में दिया जाए और ओनली वन ना लिखा हो, वन लिखा हो, तो फिर इसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखें, ठीक है। इस सेंटेंस में ओनली वन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, और वहाँ पे क्या लिख देंगे आप, इस लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए 17, ही डिनाइड टू हैव बीन देयर। डिनाइड के साथ जब भी आप इन्फिनेटिव लिखें, परफेक्ट इन्फिनेटिव लिखें, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्लियर है, डिनाइड के साथ। नेक्स्ट पे आ जाइए। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अब ध्यान से देखिएगा, ऑफ हो गई प्रीपोजिशन, टू लैंग्वेजेस एटलीस्ट, ये टोटल चला जाएगा इसके ऑब्जेक्ट में भी पार्ट, यहाँ तक सही है। सब्जेक्ट बचा हमारा नॉलेज, नॉलेज है सिंगुलर, तो आर हटेगा, इज आ जाएगा। तो सीप जो पार्ट है उसमें आर को हटाएं वहाँ से और इसको लिख लें। नेक्स्ट देखिए, द मेंबर ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट शाउट अपॉन द मिनिस्टर इफ़ ही मेक्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो शाउट वर्ब है इसके बाद जो हम प्रीपोजिशन लिखेंगे वो टारगेट के लिखेंगे, किसी को टारगेट बना के शाउट किया जाता है, वो प्रीपोजिशन होती है एट, तो अपॉन को हटा लीजिए और क्या लिख लीजिए यहाँ पे, एट लिख लीजिए, क्योंकि ऑन प्रीपोजिशन या अपॉन होती है सरफेस की प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ अबाउट टाइम यू हैव टेकन योर चिल्ड्रन। अब इट इज़ टाइम हो, इट इज़ हाई टाइम हो, इट इज़ अबाउट टाइम हो, ठीक है ना। इसका मतलब यही है ना कि वी आर ऑलरेडी लेट, कि हम अब लेट हो चुके हैं, अब यही उचित समय है कि अब जो है इस काम को कर लो, ठीक है। ये हम मूड में पढ़ते हैं, मूड का टॉपिक है। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ टाइम, इनके साथ में जब भी आप वर्ब लिखा करो तो सेकंड फॉर्म में मेंशन करके लिखा करो। तो क्या लिख लो यहाँ पे, टुक, यू टुक योर चिल्ड्रन टू स्कूल, यानी कि अब यही उचित समय है कि अपने बच्चे को स्कूल में ले जाओ। ये बात तब गई होगी जब वो लेकर नहीं गया उसे। चलिए, यू विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन ऑफ योर यूज़ ऑफ सच ऑफेंसिव लैंग्वेज। अब यहाँ भी ध्यान से देख लो थोड़ा सा, ये जो एक्सप्लेन यहाँ पे इन्फिनेटिव लिखा हुआ है ना, एक्सप्लेन होते ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव अब होता है एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, एक्सप्लेन फलाना ढिमकाना, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनके बाद में आते हैं, प्रीपोजिशन ही लिखा करो ट्रांजिटिव आपके बाद में, बड़ा सिंपल है। यू विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन योर यूज़ ऑफ सच ऑफेंसिव लैंग्वेज। नेक्स्ट आ जाइए,
बिकॉज ऑफ द extenuating circumstances the court acquitted him out of the crime। एक्विट का मतलब होता है बरी कर देना, एक्विटेड हिम, ठीक है ना। अब ये जो आउट लिख दिया ना, ये हमने गलती यहाँ पे लिख दिया, आउट की जरूरत नहीं है। एक्विट का मतलब ही खुद क्या होता है, बरी कर देना होता है। द कोर्ट एक्विटेड हिम ऑफ द क्राइम, क्राइम से उसे क्या कर दिया गया, बरी कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, द कारपेट वॉज बैडली स्टेन्ड, बहुत बुरी तरीके से यानी कि दाग लगे हुए, टू सच एन एक्सटेंट, इस हद तक उस पर हुए दैट यू कैन नॉट टेल इट्स ओरिजिनल कलर, कि तुम बता ही नहीं सकते कि उसका कलर क्या है। सेंटेंस सही है, नो एरर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ ग्रेटली टू अमित्स क्रेडिट दैट ही गिव बैक द मनी ही फाउंड, जो उसे मिला उसने वो उसे वापस कर दिया। हिज ऑनेस्टी डज हिम फॉर क्रेडिट, हिज ऑनेस्टी डज हिम फॉर क्रेडिट। अच्छी, जो डज यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मीनिंग है गिव के सेंस में, हिज ऑनेस्टी गिव्स हिम क्रेडिट, तो यानी कि ऑनेस्टी ने क्या किया, उसे क्रेडिट दिलवाया होगा। तो सीधी सी बात तो ये है ना, जो फोर है हमने ये फालतू लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब होगी, डाई ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ लिखे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी ऑब्जेक्ट ही रहा होगा इसका क्रेडिट, तो उसके लिए आप फोर तो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। फोर तो एक कंडीशन में लिखा था, हिज ऑनेस्टी डज क्रेडिट फॉर हिम या टू हिम, तब लिख सकते थे आप। चलिए, द कंपनी हैज सेट ऑफ itself some stiff production goals for this year, ठीक है ना। अब उसने खुद को सेट किया है, लगाया उस पर, तो ऑफ प्रीपोजिशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सेपरेशन की प्रीपोजिशन ऑफ होती है तो इसकी ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। द कंपनी हैज़ सेट itself some stiff प्रोडक्शन, स्टिफ का मतलब यहाँ पे समझ लेना एक्सेसिव, अत्यधिक, यानी कि एक्सेसिव प्रोडक्शन गोल्स फॉर दिस ईयर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इस तरीके कुछ क्वेश्चन और लेकर आएंगे आपके सामने, कुछ अच्छे मस्त ज़बरदस्त। तो इसको पढ़िए ध्यान से, अपना देखिए, ठीक है। और जब तक नया सेशन आता है तब तक के लिए राम राम, सभी को जय हिंद।